सन 1945 की एक सर्द शाम थी। दिल्ली के संविधान भवन के विशाल सभागार में देश भर के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और पत्रकार इकट्ठा हुए थे। विषय था जातिवाद और समाज सुधार, भारत का भविष्य। द मंच पर दो व्यक्तित्व आमने सामने बैठे थे। एक ओर थे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, तीक्ष्ण बुद्धि, शांत चेहरा, आंखों में अनुभव की गहराई। दूसरी ओर थे पंडित BN राव, परंपरावादी विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, सामाजिक संरचना के समर्थक। सभागार में सन्नाटा था। अध्यक्ष ने घोषणा की, आज का संवाद विवाद नहीं, विचारों का परीक्षण है, मर्यादा बनी रहेगी। भी सबसे पहले पंडित राव ने बोलना शुरू किया। डॉक्टर आंबेडकर जी, भारत की सामाजिक व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था समाज को संगठित रखने का माध्यम रही है। हर वर्ग का अपना कर्तव्य है। यदि सब अपने धर्म का पालन करें तो समाज में संतुलन बना रहता है। फिर डॉक्टर आंबेडकर ने शांत स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या संतुलन उस व्यवस्था को कहेंगे जहां एक वर्ग जन्म से ही श्रेष्ठ और दूसरा जन्म से ही वंचित घोषित कर दिया जाए? ये राव ने उत्तर दिया, यह श्रेष्ठता और हीनता की बात नहीं, कर्तव्य की बात है। शास्त्रों में वर्ण कर्म के आधार पर बताए गए हैं। आंबेडकर ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, यदि वर्ण कर्म के आधार पर हैं, तो फिर किसी शूद्र को वेद पढ़ने पर दंड क्यों दिया गया? क्यों जन्म से ही उसे निचला दर्जा मिला? क्या उसे कर्म बदलने की स्वतंत्रता थी? सभागार में हलचल हुई। राव कुछ क्षण रुके, फिर बोले, समय के साथ विकृतियां आई होंगी, पर मूल व्यवस्था आदर्श थी। आंबेडकर की आंखों में गंभीरता आ गई। समस्या यही है पंडित जी, जब कोई व्यवस्था हजारों वर्षों तक एक वर्ग को शिक्षा, संपत्ति, सम्मान और अवसर से वंचित रखे, तो उसे केवल विकृति नहीं कहा जा सकता, वह संरचनात्मक अन्याय है। राव ने स्वर को संयत रखते हुए कहा, लेकिन समाज सुधार भीतर से होना चाहिए, परंपराओं को तोड़ने से अराजकता फैलेगी। आंबेडकर ने उत्तर दिया, परंपरा वह है जो मानवता को ऊंचा उठाए। जो परंपरा इंसान को इंसान से अलग करे, उसे प्रश्न करना ही सच्चा सुधार है। समाज सुधार बिना सामाजिक समानता के अधूरा है। उन्होंने आगे कहा, मैंने स्वयं भेदभाव सहा है। स्कूल में पानी पीने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर घड़ा झुकाए। क्या यह संतुलन है? सभागार में सन्नाटा गहरा गया। राव ने कहा, व्यक्तिगत अनुभव दुखद हो सकते हैं, पर पूरे समाज को दोष देना उचित नहीं। आंबेडकर का स्वर दृढ़ हुआ, यह केवल मेरा अनुभव नहीं, करोड़ों लोगों का अनुभव है। यदि व्यवस्था न्यायपूर्ण होती तो इतने लोग पीड़ा क्यों झेलते? उन्होंने एक दस्तावेज उठाया। भारत का भविष्य संविधान पर आधारित होगा। संविधान का आधार समानता है, न कि जन्म पर आधारित पहचान। राव ने पूछा, तो क्या आप परंपराओं का पूर्ण परित्याग चाहते हैं? आंबेडकर ने स्पष्ट कहा, मैं अन्यायपूर्ण परंपराओं का परित्याग चाहता हूँ। मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और परिश्रम से हो, न कि जन्म से। राव ने तर्क दिया, लेकिन यदि सब बराबर हो जाएं, तो सामाजिक संरचना कैसे चलेगी? आंबेडकर मुस्कुराए, समानता का अर्थ समान कार्य नहीं, समान अवसर है। जब अवसर समान होंगे तो समाज अधिक सक्षम बनेगा। उन्होंने आगे कहा, जातिवाद केवल सामाजिक समस्या नहीं, मानसिक समस्या है। जब तक मनुष्य मनुष्य को बराबर नहीं मानेगा, तब तक कोई सुधार स्थायी नहीं होगा। राव ने अंतिम प्रयास किया, आपकी बात आदर्शवादी है, पर व्यवहार में कठिन। आंबेडकर ने शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, हर बड़ा परिवर्तन पहले कठिन लगता है। यदि दास्ता को चुनौती न दी जाती तो क्या स्वतंत्रता मिलती? यदि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार न दिया जाता तो क्या समाज आगे बढ़ता? ये उन्होंने समापन में कहा, मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ किसी बच्चे से यह न पूछा जाए कि वह किस जाति में जन्मा है, बल्कि यह देखा जाए कि वह क्या बन सकता है। यही सच्चा समाज सुधार है। सभागार तालियों से गूंज उठा। पंडित राव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, डॉक्टर आंबेडकर, आपके तर्कों में मानवीयता की गहराई है। शायद समय आ गया है कि हम परंपराओं को नए दृष्टिकोण से देखें। आंबेडकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, संवाद ही परिवर्तन का पहला कदम है। उस रात सभागार से निकलते हुए कई लोगों की सोच बदल चुकी थी। बहस में किसी का अपमान नहीं हुआ, पर विचारों की परीक्षा हुई और इतिहास ने देखा, समानता की दिशा में उठाया गया हर कदम अंततः मानवता की जीत होता है। इस काल्पनिक संवाद में जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उस विचार की थी जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। सभागार की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी थी, लेकिन लोगों के मन में जो प्रश्न जल उठे थे वे बुझने वाले नहीं थे। बहस समाप्त हो चुकी थी, पर विचारों का प्रवाह अब शुरू हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भीतर एक नई गर्मी थी, परिवर्तन की संभावना की गर्मी। डॉक्टर आंबेडकर और पंडित BN राव साथ साथ भवन की सीढ़ियां उतर रहे थे। पत्रकारों ने घेर लिया। एक युवा छात्र ने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या जाति पूरी तरह समाप्त हो सकती है? आंबेडकर ने गंभीरता से कहा,
कोई भी व्यवस्था जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है मनुष्य द्वारा बदली भी जा सकती है। प्रश्न यह नहीं कि संभव है या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। और राव ने उसी प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया दी। परिवर्तन में धैर्य चाहिए, समाज को झटका देकर नहीं समझाकर बदलना चाहिए। आम्बेडकर ने सहमति में सिर हिलाया। समझाना जरूरी है, पर पीड़ा झेल रहे लोगों से यह कहना कि वे और प्रतीक्षा करें, यह भी अन्याय है। अगले दिन अखबारों में बहस की सुर्खियां थीं। कुछ ने लिखा समानता का घोषणा पत्र, कुछ ने लिखा परंपरा पर प्रश्न चिन्ह। देश भर में चर्चा शुरू हो गई। विश्वविद्यालयों में, चाय की दुकानों पर, गांव की चौपालों में, हर जगह यही विषय था। इसी बीच एक युवा अध्यापिका सुमित्रा, जो बहस में उपस्थित थीं, अपने गांव लौटी। उन्होंने पंचायत में प्रस्ताव रखा कि स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ बैठाया जाए। कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया, यह हमारी परंपरा के विरुद्ध है। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, परंपरा वह है जो बच्चों को बेहतर बनाए। यदि हम उन्हें बराबरी नहीं सिखाएंगे तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे। बहस की लहरें समाज में उतर रही थीं। दिल्ली में कुछ दिनों बाद फिर एक सभा आयोजित हुई। इस बार विषय था धर्म और सामाजिक न्याय। द मंच पर फिर वही दो व्यक्तित्व थे। राव ने कहा, धर्म समाज का नैतिक आधार है। यदि हम धर्म को पूरी तरह अस्वीकार कर दें तो नैतिकता का स्रोत क्या होगा। आम्बेडकर ने उत्तर दिया, मैं धर्म के नैतिक मूल्यों का विरोध नहीं करता, मैं उस व्याख्या का विरोध करता हूँ जो असमानता को पवित्र बना देती है। धर्म यदि करुणा और न्याय सिखाता है तो वह समाज सुधार का साथी है। यदि वह भेदभाव को वैध ठहराए तो उसका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। राव ने पूछा, तो क्या आप शास्त्रों की पुनर्व्याख्या चाहते हैं? आम्बेडकर ने कहा, मैं शास्त्रों से पहले मनुष्य को रखता हूँ। यदि कोई सिद्धांत मानव गरिमा से टकराए तो मानव गरिमा सर्वोपरि होनी चाहिए। वही सभा में बैठे एक बुजुर्ग किसान ने खड़े होकर कहा, बाबा साहेब, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमें बराबरी चाहिए, क्या यह गलत मांग है? आम्बेडकर ने दृढ़ता से कहा, बराबरी मांग नहीं, अधिकार है। फिर राव ने उस किसान की ओर देखकर कहा, यदि समाज में शिक्षा और अवसर बढ़ें तो स्वाभाविक रूप से भेद कम होंगे। आम्बेडकर ने तुरंत जोड़ा, इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार आवश्यक है। जब तक ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार रहेगा तब तक समानता केवल शब्द रहेगी। धीरे धीरे राव के स्वर में भी परिवर्तन आने लगा। वे प्रश्न पूछते, तर्क देते, पर अब उनमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने एक दिन निजी बातचीत में कहा, डॉ साहब, शायद हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, समाज का कल्याण। अंतर केवल रास्तों का है। आम्बेडकर ने मुस्कुराकर कहा, यदि लक्ष्य समान है तो रास्ते भी मिल सकते हैं। इसी दौरान संविधान निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई। आम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को स्पष्ट रूप से दर्ज कराया। राव ने विधिक संरचना पर अपने सुझाव दिए। कई बार मतभेद हुए पर संवाद जारी रहा। एक रात लंबी चर्चा के बाद राव ने कहा, आपने जिस पीड़ा का वर्णन किया वह मैंने कभी महसूस नहीं की। शायद इसी कारण मैं व्यवस्था को उतना कठोर नहीं देख पाया। आम्बेडकर ने शांत स्वर में कहा, अनुभव दृष्टि को आकार देता है, पर जब हम दूसरों के अनुभव को सुनते हैं तो हमारी दृष्टि विस्तृत होती है। समय बीतता गया। संविधान सभा में जब समानता का प्रावधान पारित हुआ तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वह केवल कानूनी बदलाव नहीं था, वह मानसिकता पर प्रहार था। बहस की वह पहली शाम अब इतिहास बन चुकी थी, पर उसका प्रभाव जीवित था। सुमित्रा के गांव में बच्चे अब साथ बैठते थे। शहरों में सामाजिक संगठनों ने जागरूकता अभियान शुरू किए। विश्वविद्यालयों में जाति पर खुली चर्चा होने लगी। एक दिन पंडित राव ने सार्वजनिक मंच से कहा, समाज सुधार केवल परंपरा की रक्षा नहीं, न्याय की स्थापना है। यदि कोई परंपरा न्याय के मार्ग में बाधा बने तो उसे बदलना ही सच्ची परंपरा है। इन लोगों ने इसे एक बड़े परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा। डॉक्टर आम्बेडकर ने अंतिम सभा में कहा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, विचार से है, और जब विचार बदलते हैं तो समाज बदलता है। जीत किसी एक की नहीं, उस सिद्धांत की है जो मानवता को सर्वोपरि रखता है। उस दिन तालियां पहले से अधिक देर तक गूंजती रहीं। यह केवल एक बहस का विस्तार नहीं था, बल्कि एक युग के बदलने की शुरुआत थी। और इस काल्पनिक कथा में बहस का परिणाम केवल वैचारिक विजय नहीं था, वह चेतना की जागृति थी। बाबा साहेब की जीत तर्क की जीत थी, संवेदना की जीत थी, और उस सपने की जीत थी जिसमें हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले।